हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। और आपका एजुकेशन स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर्यावरण शिक्षा का भाग 10 यानी कि पार्ट 10 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीरीज़ में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आने वाले आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड सम क्वेश्चंस हेयर। तो सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर झीलों का शहर पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में झीलों का शहर भी कहा जाता है भोपाल को। ठीक है, भारत का और मध्य प्रदेश को मैं आपको और बता दूँ, भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश को। क्या कहा जाता है? हृदय, मतलब हार्ट ऑफ इंडिया, वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, देश विदेश में पर्यटन स्थल, खान पान, शिल्पकारी, बुनकारी आदि के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है। मध्य प्रदेश को झीलों का शहर भी कहते हैं। यही हमारा क्वेश्चन था। लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। किन दो झीलों के कारण? लोअर और अपर, इन दो लेक्स के कारण भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने भोपाल से रिलेटेड और मध्य प्रदेश से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स को जाना। अब हम इसी के साथ ही अपने क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो यहाँ आपका जो आंसर राइट होगा वो होगा भूमध्य सागर। अब इससे रिलेटेड हम पूरा एक्सप्लेनेशन समझते हैं। भूमध्य सागर जो है वो पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका और यूरोप का अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल फ्रेंड्स कितना है? एरिया वो लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 3/4 है। ठीक है, 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा हुआ है। कौन? भूमध्य सागर जो है वो अटलांटिक महासागर से एक संधि है, जिस संधि का नाम है जिब्राल्टर जॉइंट, उसके द्वारा जुड़ा हुआ है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू मध्य है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच और हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की झील की एक खाड़ी है। जो लाल सागर है, ये लाल सागर बेसिकली जो है आपका, ये अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की खाड़ी है। तो यहाँ हमने लाल सागर के बारे में भी जान लिया। ठीक है, अरब सागर के बारे में भी जान लिया। और हमारा जो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या था फ्रेंड्स? क्वेश्चन हमारा था कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो वो यहाँ पर हमारा भूमध्य सागर जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ इसका एकदम राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 16 सितंबर को। इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स जानते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और ये UNO ने 19 दिसंबर को 1994
4 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित किया था इस दिन को। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई थी। ठीक है, ओजोन दिवस जो था, जो ओजोन दिवस को इसी तरीके से 16 सितंबर को फिर मनाने की घोषणा हुई थी। और किसके लिए? इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। गॉट इट स्टूडेंट? ओजोन लेयर का वर्क क्या होता है? ओजोन लेयर सन से आने वाली 3 तरीके की हार्मफुल यूवी रेजेस जो होती हैं UVA, UVB एंड UVC से हमारी जो अर्थ है उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आगे की क्वेश्चंस में बढ़ते हैं हम सीरीज़ में अपना। तो सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। जो हमारी फूड चेन होती है उस श्रृंखला में शाकाहारी जो एनिमल्स होते हैं, शाकाहारी एनिमल्स कौन होते हैं? हर्बीवोरस, दैट मीन्स जो हरी घास वगैरह खाते हैं, जो मांस वगैरह इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, वो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं। लाइक दिस गॉट, काव, बफेलोस, ये सारे आपके शाकाहारी एनिमल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा। और उत्पादक हमेशा कौन होते हैं? उत्पादक हमेशा आपके होते हैं ग्रीन प्लांट्स, यानी कि हरे पौधे हमेशा आपके होते हैं उत्पादक। ठीक है, जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ग्रीन प्लांट्स में पिगमेंट्स होता है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होता है उससे, उसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश और संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण, यानी कि प्रकाश के थ्रू भोजन को बनाना। ठीक है, इस क्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, अगर शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता हो गए तो हमारे द्वितीयक उपभोक्ता कैसे होंगे? मांसाहारी होंगे। ठीक है, और अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु। अब अपघटनकर्ता क्या होता है? अपघटनकर्ता होते हैं डीकम्पोज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे एनिमल्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स कहते हैं। लाइक दिस बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, they all microorganism decomposers। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं आगे की तरफ सीरीज में। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चंस आंसर ऑफ प्राथमिक उपभोक्ता। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के तत्वों के चक्रण को कहते हैं। इसके चक्रण को हम क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, पारिस्थितिक तंत्र कैसा होगा? बायोलॉजिकल होगा, यानी कि बायो मीन्स होता है जीवित। ठीक है, बायो में हम लोग जीवित यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, फिर वो चाहे इकोसिस्टम से रिलेटेड हो या फिजियोलॉजी से या एनिमल किंगडम से, किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो। तो यहाँ इसका जो आंसर जाएगा वो आंसर इसका राइट होगा, जैव भू रासायनिक चक्र। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं। मतलब कि जो एनर्जी का फॉर्म होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अदर्स एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट होता है, और उनका रिसाइकल भी होता है, क्योंकि वो प्रकृति में लौट भी आते हैं, क्योंकि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, एनर्जी का कभी भी पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं होती है। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीव मंडल में, वायुमंडल में, स्थल मंडल में, जल मंडल में होते हैं, सभी जगह होते हैं, सभी मंडल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैसे कि अदर साइकिल्स भी हमारी होती है, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ग्लूकोज साइकिल, यूरिनेशन साइकिल्स, कई तरीके की साइकिल्स होती हैं। ऐसे ही इकोसिस्टम में जो चक्र होता है तत्वों का, उसको हम जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट जाएगा। इसी के साथ में हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? ये सारे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं और इनमें से हमसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण को कौन प्रदर्शित करता है। डीजल इज अ फ्यूल, पेट्रोल इज अ फ्यूल, दिस इज अ फ्यूल।
तो आप देखिए, ये जब हम लोग इनका यूज़ कार बसेस वगैरह में करते हैं, ये कोयला आग, तो इससे CO2 रिलीज़ होगी, इससे भी CO2 SO2, ठीक है, CO2 SO2 NO2, ठीक है, ये सारी गैसेस रिलीज़ होगी। तो ये सारी गैसेस रिलीज़ करने वाले जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, तो इनके थ्रू तो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है, बट हाइड्रोजन के थ्रू हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं होता है। जो भी हमें यहाँ पर हाइड्रोजन से बहुत ही कम होता है लेकिन बहुत कम। हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, लेकिन हाइड्रोजन से ज़्यादा डीजल, पेट्रोल और कोयला के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायु पोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है। हीलियम इसलिए अब हाइड्रोजन का स्थान ले रहा है क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की गैस हीलियम है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन सबसे हल्का है और हीलियम सबसे हल्की गैस है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। बट हमारा यहाँ जो राइट आंसर है, एक्सप्लेनेशन के बाद आप समझ ही गए होंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, यानी कि इनमें से किस कंट्रीज में दैत्याकार पांडा पाया जाता है? तो इसका आंसर राइट होगा चीन। इसके बारे में कुछ टर्म जान लेते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जो है वो चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में कहते हैं, हम क्या कहते हैं चीनी भाषा में? झू यांग माओ। क्या कहते हैं चीनी भाषा में? पांडा को झू यांग माओ, ध्यान रखिए, ठीक है। या विशालकाय बिल्ली भालू भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो पांडा है ये आपका कैनिस फैमिली से बिलोंग करता है, और कैनिस फैमिली जो है वो बिल्ली और भालुओं की फैमिली है। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं, ठीक है। और मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। पांडा विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसका जो राइट आंसर चीन है इसका, और हम क्वेश्चंस की सीरीज में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलें, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है, मतलब क्वेश्चन है पहले हमारा, निम्न किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट मीन्स CFC? क्या कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स CO2? क्या नाइट्रस ऑक्साइड, दैट मीन्स N2O? नहीं। व्हाट इज MIC? MIC दैट मीन्स मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि इसको मिक हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। चलिए, इससे रिलेटेड हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमारे बेसिकली हैं। ये कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना से हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। और ऐसा भी है कि वहाँ के लोगों में आज तक भी जीन्स में म्यूटेशंस हुआ है, जीन्स में चेंज हुआ है, जिसके कारण लोग आज भी अपंग और अंधे ही वहाँ पर पैदा हो रहे हैं, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, तीनों ये आपकी जो गैसें हैं, ये आपकी कौन सी गैसें हैं? ये गैसें हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। कैसी हैं? ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और यहाँ हमारा जो राइट आंसर है वो मिक यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने क्वेश्चंस की सीरीज को आगे की तरफ ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसका आंसर इजीली आप पिक्चर में जैसा देख रहे हैं कैक्टस, वैसे ही इसका आंसर यहाँ पर कैक्टस है। हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट समझते हैं। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाली एक प्राकृतिक वनस्पति है। यह सपुष्प
वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इनके पत्ते कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि मरुस्थल में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, अप्रॉक्सीमेट 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला जाता है यहाँ पर। तो 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा तो इन पर वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपोर्टेशन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट ट्रांसपोर्टेशन की रेट बढ़ जाने पर भी ये इनकी जो पत्तियाँ होती हैं स्पाइक के फॉर्म में कांटेदार होती हैं। तो कांटेदार होने का मतलब इसलिए क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का जो हाश है, जो हार्म है वो कम हो, इसलिए जो कैक्टस की पत्तियां हैं वो स्पाइक के फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो कैक्टस होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम अपने अगली सीरीज पर जाते हैं। तो अगली सीरीज हमारी है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो सिंपल बात है, यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा शनि। ठीक है, सौर मंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर शनि दूसरा बड़ा ग्रह है तो पहला कौन सा है, तो पहला हमारा यहाँ पर बृहस्पति ग्रह है। कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, और शनि दूसरा है। फर्स्ट नंबर पर शनि बृहस्पति है और सेकंड नंबर पर हमारा शनि है। ठीक है, शनि के कितने उपग्रह हैं, तो इसके जो उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट हैं, वो 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो टाइटन है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के कुछ अन्य उपग्रह भी हैं। अन्य उपग्रह में जैसे कि आपको कुछ बता दूं, वो है मीमांसा, और मैं बताऊं आपको एनसीलाडू, ठीक है, टेथिस, ठीक है, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपार्टेटस और फोबे। ठीक है, ये भी शनि के कुछ अदर्स उपग्रह हैं। आगे देखिए आप, इसमें बुध और शुक्र, बुध और शुक्र हमें ऑप्शन में दे रखा है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। वरुण के कितने उपग्रह हैं, 13 उपग्रह हैं। इनमें से दो मैं आपको बता दूँ, 2 हैं इनके ट्रिटॉन व मैरिड, ट्रिटॉन और मैरिड। आई होप्स आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ठीक है, चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर